गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम अब स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है अब हम लोग करेंगे। उसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्शन कमीशन। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट जो है ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इंडिया में, जो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिंग क्या इलेक्शन इन इंडिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जो मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, किसी आर्टिकल में किसी जगह मैंडेट किया गया इनको, इनका बनाना या इनका फंक्शन, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे कि ये कहाँ पे है? ये एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्ले करता है एक क्रूशियल रोल। किसके लिए? फ्री इलेक्शन होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए अक्रॉस कंट्री। ओके, तो ये इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब हम लोग थोड़े से जो है आर्टिकल के बारे में कुछ स्पेसिफिक देखते हैं कि क्या क्या बताता है। देखो, आर्टिकल 324 याद रखना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। देखो, सब क्लॉज 1 क्या करता है? गिव्स इलेक्शन कमीशन पावर किसकी? सुपरवाइज करने की, डायरेक्ट करने की और कंट्रोल करने की। किसकी? प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल्स की, और कंडक्ट करना है इलेक्शन। कहाँ? इलेक्शन करवाने के लिए। कहाँ? किस किस का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। ठीक है, और कहाँ है? इलेक्शन कोई भी बॉडी जो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, इन सम केसेस। ठीक है, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करवाती है। ठीक है, ओके। तो ये इन बॉडीज़ का जो है इलेक्शन करवाती है। अब कंपोजिशन क्या इलेक्शन कमीशन की? देखो, इनिशियली ना इलेक्शन कमीशन जो है एक क्या थी? कंसिस्टेड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सच अदर इलेक्शन कमिश्नर, जैसे प्रेसिडेंट जो चाहे प्रेसिडेंट चाहे वैसे अपॉइंट कर सकता। इनिशियली जो है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन क्या हुआ कि जब 18 जब पहले क्या था 21 ईयर्स था ना एज, उसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया एज, किया ना। तो उसके बाद क्या किया गया कि वर्कलोड की वजह से सरकार को लगा, तब इसको एक मल्टी मेंबर जो है 1993 क्या कर दिया, एक मल्टी मेंबर बॉडी जो है बना दिया गया, जिसके साथ 2 और जो है एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, टेन्यूर और कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है इनका वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, इलेक्शन कमिश्नर जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्यूर है इलेक्शन कमिश्नर का और रीजनल कमिश्नर्स का, वो किसके द्वारा किया जाता है? डिटरमाइन बाय प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स अगर प्रेसिडेंट किया वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का भी रोल है, और सब्जेक्टेड टू लॉ है जो पार्लियामेंट बनाएगी। ये अब सब्जेक्टेड टू लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी, ये क्लॉज क्यों है यहाँ पे? क्यों है बताओ? क्योंकि टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, एग्जीक्यूटिव का जो है इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कैन ओनली बी रिमूव्ड उस मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज की जैसे रिमूवल होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, फिर इम्पीचमेंट होगा पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये बड़ा टफ है, इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत टफ है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जज वाले चैप्टर में आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वहाँ आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब एक और चीज़ है, पावर टू अपॉइंट रीजनल कमिश्नर। देखो, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है रीजनल कमिश्नर्स, जो असिस्ट करेगा इलेक्शन कमिश्नर को, पर्टिकुलरली जब लार्ज स्केल इलेक्शन होते हैं, जैसे जनरल इलेक्शन लोकसभा के होते हैं उस टाइम पे। पावर्स ड्यूरिंग अब इलेक्शन के दौरान भी पावर। देखो, इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो एक्सरसाइज क्वासा जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ड्यूरिंग इलेक्शन। क्वासा जुडिशियल मतलब किसी को भी अपने सामने जो है बुला सकता है, हाजिर कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना हो तो कर सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग अथॉरिटी है उसके पास। अब किसी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी हो, किसी को डिसमिस कर सकता है, तो वो जुडिशियल अथॉरिटी हो, डिसक्वालीफाई कर सकता है कैंडिडेट को। इन्फोर्स करना, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इलेक्शन से पहले, जो है कोर्ट जो है वो कोर्ट नहीं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकालती है कि इसके दायरे में ये चीज़ें जो है करनी है, इसको वॉयलेट नहीं करना है। ठीक है, रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन में कितना खर्चा किया किसी पर्टिकुलर जो है कैंडिडेट ने, वो चीज़ें करता है। ठीक है, ओके। अब कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं, रिलेटेड टू आर्टिकल जो है 324 देखते हैं और इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 1978 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया कि जो आर्टिकल 324 है ये एक रिजर्वायर ऑफ पावर है। मतलब रिजर्वायर एक मतलब पावर्स का एक ढेर है, एक मतलब एक रिसोर्स है। कैसे? ये अलाउ करता है चीफ इलेक्शन कमीशन को वो एक्ट कर सके उन एरियाज में जहां लॉ जो है वो साइलेंट है, टू इंश्योर के फेयर इलेक्शन। जहां लॉ साइलेंट है मतलब
एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है या फिर कानून नहीं है बना हुआ उस पर या फिर कोई चीज़, तो वहाँ जो है वो इंश्योर करता है ये एक्ट कि पावर देता है इलेक्शन कमीशन को कि उन चीज़ों में भी ये फैसला सुना सकता है, ठीक है। ओके, अब एसएस जो धनोई और यूनियन ऑफ इंडिया जो 1991 का केस था, यहाँ कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसकी पावर जो है 324 के अंदर वो एक्सक्लूसिव और नॉन निगोशिएबल है। मतलब आप जो है इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आफ्टर ऑल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आफ्टर पार्लियामेंट, या उससे भी ऊपर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रॉपर, अब अथॉरिटेरियन स्टेट आ जाएगी अगर प्रॉपर इलेक्शन नहीं होंगे, चाइना की तरह आ जाएगी या किसी और कंट्री की तरह डिक्टेटरशिप हो सकती है इफ अगर ये यहीं पे जो है इलेक्शन कमीशन ही मैनिपुलेटिव हो। तो एक डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करना वोटर्स को राइट टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट, मतलब जो नोटा है नन ऑफ द अबव का ऑप्शन, ये भी जो है लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें उनके पास राइट टू चॉइस होना चाहिए कि अंडर इट्स मैंडेट टू कंडक्ट, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन है उनको ये भी चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी को कैंडिडेट को नहीं पसंद करते और नोटा भी दबा सकते हैं, ये चॉइस भी दी जाए, ठीक है। ईवीएम मशीन में आप देखते हो अब नोटा भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंश्योर करती हैं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट हो, एक तो इसका जो है ऑटोनोमस स्टेटस जो आर्टिकल 324 देता है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वास्ट करता है पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है या कंट्रोल ओवर इलेक्शन ऑफ ईसीआई, ये ऑपरेट इंडिपेंडेंटली करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, इसी क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिमूव किया जा सकता है एक सिमिलर प्रोसेस में जैसे इम्पीचमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की जज की, जो स्पेशल मेजोरिटी होती है इन ग्राउंड प्रूवन मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एक जो क्या है एक इंपॉर्टेंट है कि नहीं चीज़, ये इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग, है कि नहीं, है कि नहीं। तो और कंडीशन ऑफ सर्विसेज देखो, जो सैलरी अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमीशन वो चार्ज्ड है, याद रखना चार्ज्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इंश्योरिंग के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और प्रोटेक्शन ऑफ किसी आर्बिट्री चार्ज से गवर्नमेंट के। चार्ज मीन्स दे कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, दे कैन बी डिस्कस्ड बट वो जो है वोटेड नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली दे विल बी पास्ड, ओके। अब क्या है वाइड पावर्स अंडर जो आर्टिकल 324 है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करती है इन एरियाज जो कवर्ड भी नहीं किसी स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशंस में, मतलब यार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशंस में भी नहीं है, कि कहीं और भी नहीं है, वो नहीं कवर्ड है, फिर भी जो अगर फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है वो एक्ट कर सकती है उस एरियाज में भी जहां लॉ ने जो है वो एरिया कवर नहीं किया। ये इंक्लूड करता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, जिनको एमसीसी भी कहते हैं, या एड्रेस करना कोई इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, कोई गलत काम हुआ है, कोई धांधली हुई है इलेक्शन में। तो इन चीज़ों के लिए जहाँ रूल और रेगुलेशंस नहीं भी बने हुए हैं वहाँ पे भी वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आफ्टर ऑल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है और फंक्शन क्या है, देखो आर्टिकल अंडर जो 324 है उसमें जो है ईसीआई के पावर है कि वो सुपरवाइज कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है पूरी इंटायर जो इलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कंडक्ट करना है जो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और काउंसिल का, लोकल बॉडीज़ का, जब रिक्वेस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट या मैंडेट करेगा कोई लॉ के यहाँ इलेक्शन करवाया जाए, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स और जो इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट है, मतलब प्रिपेयर और रिवाइज करते हैं क्या और अपडेट करता है इलेक्टोरल रोल्स, इंश्योर करता है कि जो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वही इंक्लूड किए जाएं, और जो एलिजिबल नहीं है किसी भी वैलिड रीज़न के कारण, या उनकी एज नहीं है, या कोई ऐसा काम उन्होंने कोई क्रिमिनल या कोई काम कर दिया है ऐसा जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, या किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मतलब कोई भी वैलिड रीज़न के हिसाब से उनको एक्सक्लूड करेंगे। वोटर्स की रजिस्ट्रेशन जो है उसको देखता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो माइग्रेंट वोटर्स के लिए या जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए
कंडक्ट इलेक्शन, ये तो सब तो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है जितनी भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होती है ना, अरेंजमेंट्स होती हैं इलेक्शंस में, सामान की, चीज़ों की, डिप्लॉय करना पोलिंग पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ कहाँ, वो ठीक है। कंडक्ट करना इलेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का, और वोटर वेरीफाइड जो पेपर ऑडिट ट्रेल्स है फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए। इन्फोर्स करने बहुत सी गाइडलाइन, जो पोलिंग स्टेशंस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। अच्छा, सब वोटर्स को जो है पोलिंग स्टेशन एक्सेसिबल होने चाहिए, इंक्लूडिंग जो लोग डिसेबल्स हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ना। ओके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना है कि इन्फोर्स करना है एमसीसी को, कि इंश्योर करे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये नहीं कि बड़ी पार्टी या अमीर पार्टी को एडवांटेज हो, दूसरी पार्टी को ना हो, या फिर कैंडिडेट्स को ड्यूरिंग इलेक्शन जो है अनफेयरली ट्रीट ना किया जाए, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, ठीक है। प्रोहिबिट करना मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज के, जो गवर्नमेंट पावर में थी उसके रिसोर्सेज को जो है वो ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो मिस यूज़ करने से रोकना, ब्राइबरी से, हेट स्पीच, कम्युनल अपील करना ड्यूरिंग कैंपेन, इन सब चीज़ों को रोकने का, ठीक है। रेगुलेशन करना पॉलिटिकल, देखो रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 में है, या मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद लॉ, गवर्नेंस किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी गवर्न हो रही है उनका मॉनिटर करना, सबमिट करने ये सारी ऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या डेरेंस हैं, उनके एक्सपेंडिचर लिमिट्स कितने, कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा कर रही है, क्या चीज़ है, डिसाइड करना कौन सी पार्टी को रिकोगनाइजेशन देना है, स्टेट का, नेशनल पार्टी का, लोकल पार्टी का, डी रिकोगनाइज करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी परफॉर्मेंस इलेक्शन पे कैसी है, ठीक है। इलेक्शन सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज को देना है, लोटस का सिंबल है, हाथ का सिंबल है, किसी का कोई हल का सिंबल है, कोई किसी का तलवार का सिंबल, ये सारी देता है किसी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखो रिजोल्विंग डिस्प्यूट के किस पार्टी को, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि कोई स्टेट पार्टी है, सेंट्रल पार्टी है, कौन सी पार्टी को नेशनल देना है, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। इलेक्शन सिंबल्स तो मैंने इनके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा, या पॉलिटिकल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन का, या एलिगेशन है कि इलेक्शन में माल प्रैक्टिस हुआ या वोलेट किया एमसीसी, इसके रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। अच्छा, डिसाइड करना डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, इन केस अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई बाकी लीगल ग्राउंड पे जो मेंबर बेस्ड ऑन के गवर्नर या किसी प्रेसिडेंट के क्या है रिकमेंडेशन पे, रेफरेंस पे, के क्या इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गेन कर में है या किसी और चीज़ में, ठीक है। मॉनिटर करना किस तरह से, और रेगुलेट करना, देखो एक लिमिट सेट की जाती है इलेक्शन में कि इतना खर्चा किया जा सकता है एक कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ठीक है। अब मॉनिटर करना है कि ये एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टिगेट करना, अगर इन्वेस्टिगेट भी करना है अगर किसी केसेस में अगर जो है पैसा ज़्यादा स्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, या कोई इलिसिट फंडिंग हुई है, मतलब समझो ना कि कहीं से करप्शन का पैसा आया, कहीं से ड्रग मनी है, या कहीं से कोई गलत तरीके से पैसा लाकर जो है इलेक्शंस में स्पेंड किया जा रहा है। वोटर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन, देखो कंडक्ट करने हैं कैंपेन, एक सिस्टमेटिक वोटर एजुकेट करने के लिए तांजे लोगों को, इलेक्टोरल स्वीप पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स जो हैं बहुत सारे चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को इनकरेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आके लोग जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लोगों में जो है अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरीके से एक एथिकल वोटिंग प्रैक्टिस, एक सही मायने में एक ईमानदारी से, है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, और लोगों को ये भी बताना है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। एड्रेस करना है, मैंने बताया आपको माल प्रैक्टिसेस, जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, जैसे बूथ कैप्चरिंग है, या किसी वोटर्स को डराना है, या किसी भी फॉर्म का जो है ज़बरदस्ती किसी को इलेक्शंस के दौरान जो है फोर्स करना, नलीफाई कर देना इलेक्शन अगर वो जो है अगर वहाँ ग्रॉस इरेगुलरिटी या करप्शन प्रैक्टिसेस हुई हैं, है ना। एडवाइजरी रोल, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिलेटेड टू कोई डिस्क्वालिफिकेशन है किसी मेंबर ऑफ स्टेट या लेजिस्लेटिव सिचुएशन जहाँ इलेक्शन जो है कैन नॉट बी कंडक्टेड एक फेयर और फ्री और फेयर मैनर में, अगर इलेक्शन नहीं कंडक्ट किया, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू से, तब वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। अच्छा, इनोवेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो ओवरसी देख रेख करना, इंट्रोड्यूस करे किया और मैनेज करना जो ईवीएम है या वीवीपैट मशीन से, ठीक है। डेवलप और प्रमोट द यूज़ ऑफ जो आईटी सिस्टम है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, ऑनलाइन कंप्लेंट्स लेनी है, उनके जो है कोई मसले हैं इलेक्शन रिलेटेड उनको सॉल्व करना है। रिमोट वोटिंग मैकेनिज्म अंडर डेवलपमेंट, जैसे माइग्रेंट वोटर्स के लिए जो है रिमोट एरियाज़ में, तो ये सारी चीज़ें क्वासा जुडिशियल पावर्स के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। स्पेशल पावर्स, देखो फिल द गैप इन इलेक्टोरल लॉज,
अगर एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो साइलेंट है या कम है, उतने नहीं है जितने, तो सुप्रीम कोर्ट आप हेल्ड किया कि इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी रेजिड्यूरी पावर्स और इंश्योर कर सकता है और फ्री और फेयर इलेक्शन हो, जैसे मोहिंदर सिंह गिल केस में हमने देखा। पोस्ट इलेक्शन फंक्शन देखो, सर्टिफाई करता है कि रिजल्ट जो इलेक्शंस का है और सबमिट करता है जो लोग जो है कैंडिडेट जो हैं वो जो सेलेक्ट हुए हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, रेवेलेंट जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को, कि ये लोग जो हैं वो क्या है, जीते हैं, विन हुए हैं या फिर जो भी है, ठीक है। मेंटेन करता है रिकॉर्ड इलेक्शंस का फ्यूचर रेफरेंस और ऑडिट्स के लिए, मेंटेन करता है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, इन्वेस्टिगेट करता है और कोई भी वोलेशन हुआ है, ठीक है, और सस्पेंड या रीशेड्यूल कर सकता है इलेक्शन को अगर कोई लार्ज स्केल डिसरप्शन हुआ है, वोलेंस हुआ है या कोई इरेगुलरिटीज़ है इसमें, ठीक है। अब विजन स्टेटमेंट्स क्या है इलेक्शन के, कि टू बी द इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है, इनोवेटिव है, केपेबल डिलीवरिंग फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शन, देयर बाय स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। मिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, कंडक्ट करना फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटिव और क्रेडिबल इलेक्शन, इंश्योर करें कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सब लोगों को मिले जो इलेक्शन में है, और लोगों का ट्रस्ट, फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट इस इंस्टीट्यूशन में, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ताकि लोगों को यकीन रहे इलेक्शन इज ए ग्रेट थिंग, ओके। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, इंडिपेंडेंसी, ऑपरेट करना एक ऑटोनोमस, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंस, इंक्लूसिविटी, ठीक है, इंश्योर करना है हर जो एलिजिबल सिटीजन है इरिस्पेक्टिव उसका सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल बैरियर्स के, वो पार्टिसिपेट कर सके। अपहोल्ड करने हैं अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स हैं उन एक्शन जो डिसीजंस में, अकाउंटेबिलिटी, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, मेंटेन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इलेक्शन में, इनोवेटिव, इंप्रेस और प्रमोट टेक्नोलॉजी का यूज करके इंप्रूव करना है इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सब स्टेक होल्डर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इक्वली ट्रीट कर रहा है, इररिस्पेक्ट के वो कौन सी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हैं, क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, कौन से रिलीजन से, कास्ट से, कोई मैटर नहीं करता। फेयरनेस और जस्टिस, डिसीजंस जो फेयर और जस्टिस होंगे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल लॉ के अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है एक ओवरव्यू, हमने जनरल ओवरव्यू लिया है। जनरल क्या, हमने सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। जो चीज़ें हैं बाकी जो पढ़ने की चीज़ें वो तो पढ़ ही सकते हो आप, ठीक है। और कोई चीज़, ठीक है, यही है कुछ है जो है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ आपको शायद बतानी नहीं रह गई, जो टर्म्स एंड ऑफिसेज जो होल्ड करता है कौन, इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, वो डिसाइड किया जाता है। कोई भी डिसीजंस जो है ना इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। दो इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तीनों जो मिल के जो है डिसाइड कैसे, मेजोरिटी वोट से डिसाइड करते हैं कोई भी मेजर डिसीजन है, ठीक है। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको मैंने टर्म नहीं बताया शायद ना, जो होल्ड ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है, उसका टर्म क्या है, 62 ईयर्स या 6 ईयर्स टर्म, या 6 ईयर्स है या 62 ईयर्स, अप टू 62 एज ऑफ 60, जो भी पहले आ जाएगा, ठीक है, वो रिजाइन भी कर सकता है और ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से, ठीक है। तो क्या है, 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर, जो पहले हो जाए उससे जो है वो उसका हो जाता है, ओके। और कुछ, एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बस यही चीज़ें थी, और कुछ है, कुछ नहीं।